ये टॉपिक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारे ना ई रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ई रिसोर्सेज में हमारा 3 पार्ट्स था। तो डब्ल्यू आपने कंप्लीट किया हुआ है। देन आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एक क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर हम लोग डब्ल्यू ख़त्म कर चुके हैं। देन हमारे पास आ गया कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके कनेक्शन में आप क्या क्या देते हो, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या चाहिए, जस्ट लाइक प्राइमरी पर्पस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, देन प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो कि ये क्या क्या कर सकता है, बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स के बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपका नेटवर्क फॉर्मेशन करने के लिए। सो 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे नेटवर्क गिवन है, वो 3 टाइप्स आपको मेंशन करना है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड बेनिफिट्स कंक्लूजन। इतना करने से आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का आंसर कंप्लीट होता है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लोगे पूरा ए टू जेड। इसके बाद मुझे मेंशन करना, आई होप इतना आंसर आपको 6 to 7 पेजेस का हो जाएगा। मुझे जितना लगता है 6 to 7 पेजेस का हो जाएगा। एंड हो सके तो एक कंप्यूटर सॉरी, कंप्यूटर का एक डायग्राम बनाना, ठीक है। एंड साइड में उसको मेंशन करते हुए आप क्या करोगे, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसको आप लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा मार्क और भी बढ़ेगा और प्लस आपका स्पेस भी थोड़ा सा कंज्यूम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कनेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन है। ये कंप्यूटर नेटवर्क इज ए इंटर कनेक्शन, दैट इज नॉट ओनली ए कनेक्शन बट ऑल्सो इंटर कनेक्शन। ये ओनली कनेक्शन नहीं बोलेंगे, ये इंटर कनेक्शन है। इंटर कनेक्शन बिटवीन द वेरियस सिस्टम्स और वेरियस कंप्यूटर सिस्टम। सपोज दिस इज ए कंप्यूटर, ये आपका एक कंप्यूटर है, इसके साथ और एक कंप्यूटर हमने जोड़ दिया अभी, और एक कंप्यूटर जोड़ दिया, उसके साथ और एक कंप्यूटर हमने जोड़ दिया, ऐसे करके बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो बीच में जो कनेक्शंस रहता है, सेंट्रल हब बोलते हो या फिर बस बोलते हो, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो उसी को हम इंटर कनेक्शन बोलेंगे। बिकॉज दिस आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोला गया इंटर कनेक्टेड ऑफ वेरियस कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। देखो ये दूसरे रूम में रहेगा, सपोज एक बिल्डिंग है या ऑफिस है। सो एक सिस्टम आपका ऑफिस जो एमडी बैठता है या फिर बॉस बैठते हैं वहाँ पे हो गया, कुछ वर्कर्स के पास है, कुछ आपके बाहर जो आपके रहते हैं, जस्ट लाइक एंट्री जहाँ पे होता है वहाँ पे जो भी हमें डिटेल्स देखना रहता है उसके लिए है। तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में है बट कनेक्टेड टू ईच अदर है, इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। अभी इसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी बनते हैं एंड टाइपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग भी होता है। टाइपोलॉजी होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी, मतलब टोपोलॉजी बोल सकते हो, टाइपोलॉजी भी बोल सकते हो। टाइपोलॉजी मतलब टाइप्स में मैं बोल रही हूँ, एंड टोपोलॉजी दैट इज द कनेक्शंस, जो कनेक्शंस हो रहे, ये बस टोपोलॉजी हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड यूनिक टोपोलॉजी भी हो सकता है। तो ऐसे टोपोलॉजीज भी होते हैं जिसके थ्रू वन कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर और वन कंप्यूटर कनेक्टेड विद द अदर कंप्यूटर्स, ये वेरियस वेज में भी हो सकता है। तो इतना डिटेल जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका आईसीटी में या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है। बट यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट जितना भी है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क 2 और मोर कंप्यूटर्स, अगर 2 या उससे ज़्यादा, बिकॉज नेटवर्क फॉर्म करना है ना, नेटवर्क कैसे बनेगा, 2 तो मिनिमम होना चाहिए। 2 और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विथ अ मीडियम और डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर हो सके। डाटा केबल होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ केबल्स होते हैं, उसके साथ आप मेमोरी को स्टोर करने के लिए बहुत सारा यूज़ करते हो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी होता है, रैम होता है, देन आपका फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बहुत कुछ होता है, हार्ड डिस्क बहुत सारा होता है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टर वे में जो ट्रांसफ़र होते हैं मेमोरीज और डाटा, दैट इज़ द आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर में। तो अभी बोला गया कि इन कंप्यूटर 2 और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विथ ए मीडियम एंड डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग डाटा एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। आप जो भी अपने मोबाइल्स के थ्रू करते हो, वन काइंड ऑफ कंप्यूटर का ही वर्क कर रहे हो, बट ये वायरलेस है। नाउअडेज मोबाइल फोन्स आर वायरलेस, तो वायर ही होता ही नहीं है अभी। मतलब ये आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या नीड करता है, नेटवर्क नीड करता है। अभी नेटवर्क और इंटरनेट सिस्टम्स इसमें होता है, ओवर इंटरनेट एक्सेस हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा उसको शेयर करते हैं डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, तो ऐसा हो जाता है।
बट जो हमारा पहले कंप्यूटर्स था, जो कनेक्शंस क्रिएट होता था, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सके एंड डाटा इजीली ट्रांसफर हो सके। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ऑन ए नेटवर्क इज नोन एज सर्वर। द कंप्यूटर दैट provides resources to the other computer, एक कंप्यूटर सोच लो, ये आपका एक कंप्यूटर है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को, तो इसको हम अभी क्या बोलेंगे, सर्वर। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा सर्वर बन गया। ठीक है, सर्वर बन गया। अभी नेक्स्ट, इन द नेटवर्क द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स विच एक्सेस देयर नेटवर्क रिसोर्सेज आर नोन एज नोड्स। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये जो क्या करते हैं, देखो लिखा गया इन द नेटवर्क द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, जो इंडिविजुअल अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, सिंगल कंप्यूटर्स हैं जो कि उसी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको नोड्स बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सर्वर हो गया जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करे डिफरेंट कंप्यूटर्स को, एंड डिफरेंट जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स है दीज आर नोड्स, इसको हमने क्या बोल दिया, नोड्स बोल दिया। क्लियर इतना, यस और नो, क्लियर? ओके, चलो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, क्या प्राइमरी पर्पसेस है हम देखेंगे अभी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज टू शेयर रिसोर्सेस, ये तो जानते हो प्राइमरी काम क्या है, कि हमें रिसोर्सेस शेयर करने हैं। अभी फर्स्ट वन, यू कैन प्ले ये सीडी म्यूजिक फ्रॉम वन कंप्यूटर व्हाइल सिटिंग ऑन अनदर कंप्यूटर। आप क्या कर सकते हो, आप सीडी म्यूजिक को प्ले कर सकते हो एक कंप्यूटर से, बट आप बैठे हो दूसरे कंप्यूटर पे। तो अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो तो आप ये इंफॉर्मेशन को शेयर करके कर सकते हो, ये ऑप्शन है। यू मे हैव ए कंप्यूटर दैट डजंट हैव डीवीडी प्लेयर, आपके पास ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर डीवीडी प्लेयर है ही नहीं, या फिर डीवीडी का कोई सुविधा ही नहीं है, डीवीडी प्लेयर है नहीं। इन दिस केस यू कैन प्लेस ए मूवी डिस्क, और एक आपने डीवीडी का मूवी डिस्क लगा दिया ऑन द कंप्यूटर दैट हैज द प्लेयर, एंड देन व्यू द मूवी ऑन ए कंप्यूटर दैट लेक्स द प्लेयर। ठीक है, मतलब आपके पास दो कंप्यूटर है, एक में डीवीडी प्लेयर है ही नहीं और एक में आपके पास डीवीडी प्लेयर है, एंड उसमें आपने क्या किया, एक डीवीडी मतलब मूवी डिस्क लेके आए एंड उसमें आपने प्लेस कर दिया एंड ऑन कर दिया। अभी इसके थ्रू जो कनेक्टेड है, आप चाहो तो इस कंप्यूटर में तो प्लेयर नहीं था, फिर भी आप यहाँ पे मूवी देख सकते हो, यू कैन व्यू इट। ठीक है, आप देख सकते हो, ऐसा भी है। You may have a computer with a CD, DVD or writer or a backup system, but other computer doesn't have it. In this case, you can burn disk or make backups on a computer that has one of these, but using data from a computer that doesn't have a disk writer or a backup system. फिर से सेम चीज़ बोला गया, बट यहाँ पे CD के जगह पे हमने बैकअप सिस्टम्स का बात किया कि एक आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों ही कनेक्टेड टू ईच अदर है, इंटरकनेक्टेड है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। जस्ट लाइक आप याद करना, ये ऑफिसेस में मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क चलता है, या फिर आप जहाँ पे कंप्यूटर का वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, ये सब कनेक्टेड होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो एक कंप्यूटर में अगर बैकअप सिस्टम प्रेजेंट नहीं है या सीडी डीवीडी राइटर बैकअप सिस्टम कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी दूसरे कंप्यूटर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके थ्रू आप बैकअप सिस्टम्स को यूज़ करके अब दूसरे जो कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे काम कर सकते हो, या फिर उसके सिस्टम में जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हो, ये भी हो सकता है, बैकअप है ना। यू कैन कनेक्ट ए प्रिंटर, ये तो जानते हो आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो आपके कंप्यूटर के साथ, एक कंप्यूटर के साथ आपने प्रिंटर ज्वाइन किया एंड दूसरा कंप्यूटर तो ऑलरेडी नेटवर्किंग साइट्स में है, मतलब देखो ये आपका हो गया एक कंप्यूटर, ये कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर के साथ एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने और एक और लिया, यहाँ पे प्रिंटर बॉक्स है, मैंने प्रिंटर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसका डाटा इससे प्रिंट कर सकते हो, आउट करवा सकते हो, स्कैन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ इसका नहीं होगा, सब्सिक्वेंट जितने भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं सारे कंप्यूटर्स का हम कोई भी पीडीएफ हो डॉक्यूमेंट हो प्रिंट कर सकते हैं, इजीली स्कैन कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, कुछ भी। You can place a disk with pictures on one computer and let other computers access those pictures. आप चाहो तो एक कंप्यूटर में आपने क्या किया ना, एक डिस्क में आपने फ्लॉपी डिस्क लिया या मैग्नेटिक डिस्क लिया, कुछ भी एक डिस्क लिया जहाँ पे आप स्टोर करते हो डाटास को, एंड पेन ड्राइव भी ले सकते हो, पेन ड्राइव भी ले सकते हो, आज के टाइम पे पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ले सकते हो या हार्ड डिस्क भी ले सकते हो। तो उसमें इंफॉर्मेशन है एंड पिक्चर्स हैं बहुत सारे, एक फोल्डर क्रिएट करके पिक्चर्स बना के रखा गया है, उसको आप जैसे ही क्लिक करते हो, मतलब अपने कंप्यूटर में ज्वाइन करने के बाद क्लिक करते हो तो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं। अभी आप
आपको अपने कंप्यूटर में उसे काम नहीं करना है, तो दूसरे इंसान को या दूसरे एम्प्लॉय को काम करना है दूसरे कंप्यूटर में। बिकॉज एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, तो वो पिक्चर्स वो अपने कंप्यूटर में भी यूज कर सकता है। यही चीज है। तो कंसेप्ट से आप क्या समझे कि ये कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन सिंपली रेफर टू एज ए नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क को इसको सिंपली बोल सकते हैं कि दीज आर नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। मतलब नेटवर्क कैसा बनता है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ हार्डवेयर सिस्टम है या कंपोनेंट्स हैं एंड कंप्यूटर्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। नेटवर्क्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वाइड वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अभी मैंने बोला ना, टोपोलॉजी है, बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब आप कौन सा नेटवर्क को यूज़ करेंगे एंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में प्रेजेंट हो। कितना बड़ा एरिया होगा, छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है, उसमें डिपेंड करता है। जस्ट लाइक आपका प्रोटोकॉल क्या बोलता है, आपने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया, आपका डाटा क्या नीड करता है, स्केल क्या है, टोपोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सबके ऊपर उसके नीड एंड इम्पोर्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसा लगाना है। द रूल्स एंड डाटा फॉर्मेट्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर नेटवर्क आर डिफाइंड बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अभी जो भी रूल्स है, नियम है, जैसे चलाना है कंप्यूटर को, वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके कंप्यूटर में वर्क चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग नेटवर्क्स भी बनाना है। अभी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क क्या है, क्या क्या कर सकते हो कंप्यूटर्स के थ्रू। नॉर्मली ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, नेटवर्क को सोच के करना। आप अपने मोबाइल नेटवर्क से ही कनेक्टेड है, नेटवर्क नहीं है हम बोलते हैं। सो अगर नेटवर्क से जो जो काम अपने मोबाइल में करते हो ना, वो इंफॉर्मेशन आप ऐड कर देना कंप्यूटर में। ये सिंपल सा एक ट्रिक है कि कुछ याद नहीं आ रहा तो जो काम, जितना काम आप अपने फोन में कर सकते हो, तो दिस आर द मिनिमम वर्क्स ना, ये भी हो जाएगा। जस्ट लाइक देखो, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। So using a network, people can communicate efficiently and easily via email, instant messaging, chat rooms, telephone calls and video conferencing. याद रहा, बिकॉज मैंने अभी बोला कि मोबाइल फ़ोन जैसा ही है। सो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स को डाउनलोड करके वहाँ पे वर्क कर सकते हो, जूम मीट कर सकते हो, या फिर आप गूगल मीट में काम कर सकते हो। ये जितने भी ऐप्स पे आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, वो मोबाइल्स में ना करके कंप्यूटर में बहुत ईजीली हो सकता है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जिस ऐप के थ्रू भी हो, तो वो पॉसिबल होता है कंप्यूटर में भी। तो इसीलिए आप एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क को। परमिट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, डाटा एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, नेटवर्क इन्वायरमेंट में, इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट, ऑथराइज्ड यूजर्स में एक्सेस द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सब अगर इंफॉर्मेशन को यूज़ करने लगे तो डाटा तो हैक्ड हो जाएगा। सो दैट आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा कि आपको कोई पासवर्ड, पासकोड या फिर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ओपन कर सके एक पीडीएफ फाइल को या फिर कुछ फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को, सारे लोग यहाँ पे ऑथराइज नहीं होंगे। तो ऑथराइजेशन जिसके पास होगा, कैपेबल वही होगा डाटा इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, शेयर नेटवर्क कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। सो इन ए नेटवर्क environment, each computer on a network may access and use resources provided by devices on the network. देखो, each network environment, each computer on a network में access, जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स प्रेजेंट है, जितने भी नेटवर्क्स में कंप्यूटर प्रेजेंट है, मतलब एक नेटवर्क में 10-12 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक एरिया में। एक ऑफिस है, ऑफिस में मतलब मैक्सिमम 10 to 15 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक ही नेटवर्क के साथ। सो आप चाहो तो इंफॉर्मेशन जो यूज़ करवाना चाहते हो, सपोज प्रिंट करवाना चाहते हो या यूज़ करवाना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर के थ्रू, तो आप उसका कर सकते हो। आप चाहते हो कि 3rd नंबर कंप्यूटर से आप प्रिंट निकालो तो प्रिंट कर सकते हो। आप चाहो तो, मतलब ये सारा तो कनेक्टेड है। आप चाहो किसी को डिस्टर्ब ना हो, बट आप इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाना चाहते हो प्रॉपरली, तो ये भी पॉसिबल है, बिकॉज दीज आर नेटवर्क दीज आर प्रेजेंट इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो नेटवर्क एनवायरनमेंट में रह के एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। इतना क्लियर है? ये सुन लो, क्लियर है? हेलो, ये सुन लो, क्लियर है कि नहीं?
ओके, नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, वही सेम चीज़ है, फाइल शेयरिंग। ठीक है, आप बोलो आप इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हो, जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, और मेल कर सकते हो, आप मेलिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। सो नेटवर्क फाइल शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर्स गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन यूजिंग फ्लॉपी ड्राइव्स और जिप ड्राइव्स। सो देखो नेटवर्क अगर फाइल्स में होते हैं, मतलब नेटवर्किंग जो फाइल्स होते हैं, जो कि आप नेटवर्क के थ्रू फाइल को शेयर करना चाहते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तो इसमें आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गए। क्या है, आपको फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फ्लॉपी ड्राइव्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जिप ड्राइव्स का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आप कर सकते हो। आप शेयर कर सकते हो अपना फोटो, म्यूजिक, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। जो भी आप कॉपीज अपने कंप्यूटर में एक कॉपी रखोगे और एक कॉपी करके आप क्या करोगे, शेयर करोगे, यही चीज़ है। तो बैकअप्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल येट ओवरलुक्ड टास्क इन होम नेटवर्किंग। मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि होम नेटवर्किंग जो भी होता है, मतलब घर के अंदर ही आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो थ्रू जो भी आपका डाटा केबल है या कुछ के थ्रू, तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है बैकअप का, थोड़ा सा बैकअप का इशू आता है, अदरवाइज सारा कुछ ठीक है। अभी देखो प्रिंटर एंड पेरिफेरल शेयरिंग, प्रिंटर एंड पेरिफेरल शेयरिंग, पेरिफेरल मतलब होता है बाउंड्री। सो आपके कंप्यूटर के साथ कौन सा चीज़ है जो बाउंड्री में जुड़ा हुआ है, दैट इज योर प्रिंटर, ये जुड़ा हुआ है। अभी बोलो यहाँ पे और एक कंप्यूटर भी हम जोड़ लेते हैं, और एक ऐसे ही सब्सिक्वेंट और भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं है एक कंप्यूटर से, जैसे कि मैं बोल दूं कि एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है तो पहले इसको जंप करवाओ फिर इसके बाद प्रिंटर को लेके आओ, ऐसा नहीं है। आप चाहते हो यहाँ से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट प्रिंट हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग। ठीक है, कोई भी मेल करके कर सकते हो, मेल कनेक्ट करके आप प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, तो आपके क्या होते हैं, using a home network, multiple family members can access the internet simultaneously without having no pay and ISP for multiple accounts। जैसे होता है ना घर पे, अभी के सिस्टम में आया हुआ है बहुत सारे ऐसे सिम्स का, कि आप प्रीपेड डालते हो। ठीक है, प्रीपेड आप जो क्या करते हो, अमाउंट एक भरते हो ना, कि मेरा आज नेट नहीं है या फिर मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, तो रिचार्ज करते हो। तो मल्टीपल पर्सन्स का रिचार्ज आप एट ए टाइम कर सकते हो, एज ए फैमिली मेम्बर्स का रिचार्ज आपका हो जाता है, वहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर्स को देके आप रिचार्ज एट ए टाइम भी कर सकते हो, एक ही अमाउंट पे। जैसे कि एक हो गया, बोल सकते हो कि 559 हो गया या 599 हो गया, तो इसमें आप 3-4 पर्सन्स का, आपके ही घर के मेम्बर्स का आप रिचार्ज कर सकते हो एट ए टाइम। तो वैसे ही है आपका कंप्यूटर्स के विधि, कि होम नेटवर्क में क्या होता है कि मल्टीपल पर्सन्स, जस्ट लाइक आपने वाईफाई कनेक्शंस दिया, तो वाईफाई कनेक्शंस दिया, तो ये तो वन काइंड ऑफ वायरलेस हो गया, बिकॉज ये कंप्यूटर के साथ जुड़ा नहीं रहेगा हमेशा, आप वहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके, जैसे हम लोग करते हैं मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, उससे ही वाईफाई का सिस्टम्स रहता है, वाईफाई के थ्रू आप कंप्यूटर में डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके उसके पासवर्ड से आप यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड डाल के यूज़ कर सकते हो, ऐसा ही है। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में क्या होता है, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं एंड जस्ट लाइक सोच लो मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं एंड साइमल्टेनियसली एक ही इंटरनेट का यूज़ करे, वो सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, ठीक है। मतलब जब मल्टीपल पर्सन्स यूज़ करें सेम नेटवर्क को, इंटरनेट को, तो उसमें लोड आएगा, इसीलिए क्या होता है, उसका जो वर्क करने का एनर्जी है या पावर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। अभी सेवरल पीपल इसको शेयर भी करते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा बच गया है, तो आप क्या करते हो, किसी को भी शेयर कर देते हो, अपने हॉटस्पॉट से आप शेयर करते हो। बट सडनली आप नोटिस करोगे कि आपने शेयर किया, इसीलिए दोनों में बढ़ गया इंटरनेट, एंड मल्टीपल यूजर्स के वजह से नेटवर्किंग का जो स्पीड था, मतलब इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू जो नेटवर्किंग चल रहा था, उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तो इस ओवरलोड को, एक लोड क्रिएट होता है ना, मल्टीपल पर्सन एक ही चीज़ को अगर यूज़ करें, तो उस ओवरलोड को हैंडल करने के लिए कौन है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। तो ये एक्स्ट्रा लोड तो संभाल लेता है, बट फिर भी इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं। अभी देखो मल्टीप्लेयर गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स मतलब मेनी पॉपुलर होम कंप्यूटर गेम्स सपोर्ट LAN मोड। ठीक है, LAN मोड क्या होता है बोलो, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी देखो जैसे घर पे एक साथ मिलके खेल रहे हो, ठीक है, वेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन प्ले टुगेदर, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लेयर है ना एट ए टाइम, इफ दे हैव देयर कंप्यूटर्स नेटवर्क, तो एक साथ अगर दो चार कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड हैं तो आप लोग मिलके खेल सकते हो, ऐसा भी है मल्टीप्लेयर गेम्स। इंटरनेट टेलीफोन सर्विस, आईपी, वॉइस ओवर आईपी और इंटरनेट टेलीफोन सर्विस। अभी देखो ये सर्विस अलाउ करता है कि आप टू मेक, आप फोन कॉल्स कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो अपने घर के नेटवर्क के थ्रू, जो भी आपके पास इंटरनेट है उसके थ्रू। अभी होम एंटरटेनमेंट देखो, होम एंटरटेनमेंट मतलब यहाँ पे वीडियो गेम्स, डिजिटल वीडियोस, मूवीज सब कुछ आ जाएगा, ये सब भी हो सकता है। अभी देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क एज पर द नेटवर्किंग। यहाँ पे सिंपल सा नेटवर्किंग है इसलिए 3 मतलब 3 टाइप का ही चाहिए, नहीं तो और भी है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप लोकल से ही समझ रहे हो कि जितना भी वर्क होगा एक लोकल एरिया के विद इन होगा। एक लोकल एरिया नेटवर्क सप्लाइज नेटवर्किंग कैपेबिलिटी टू ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। याद करने के लिए बोल दूं, ये वर्ड याद रखना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब आप हम यूज कर सकते हैं बट पास पास रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे, बहुत ही ओवर ए डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास पास होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। जस्ट लाइक इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक साथ कनेक्टेड है, या स्कूल में हो या घर पे हो कनेक्टेड है, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। इसके थ्रू आप फाइल्स, प्रिंटर, गेम्स, जितने भी आपने एप्लीकेशन पहले देखा है सब कर सकते हो। एंड टू द इंटरनेट और अदर WAN ऑल्सो, मतलब यहाँ पे आप ऑफन कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के साथ आप वाइड एरिया नेटवर्क को भी जोड़ सकते हो। इसके थ्रू यहाँ पे जो भी चाहिए इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर है, मतलब देखो नेटवर्क्स आर बिल्ड विद रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर, यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर यूज होंगे वो इनएक्सपेंसिव है। जस्ट लाइक इथरनेट चाहिए, ये इथरनेट है, स्पेलिंग अच्छे से देखो, इथरनेट, ETHERNET, इथरनेट केबल्स चाहिए, नेटवर्क एडेप्टर्स चाहिए एंड हब्स चाहिए, सेंट्रल हब बोलते हैं, हब्स चाहिए। अभी इसके थ्रू क्या क्या करते हो ना, वायरलेस लेंस, वायरलेस लेंथ मतलब आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड मोर एडवांस लोकल एरिया नेटवर्क हार्डवेयर ऑप्शंस आल्सो एग्जिस्ट। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस हार्डवेयर भी प्रेजेंट है। ये क्या करता है, स्मॉल एरिया में होता है एंड सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट है या आसपास प्रेजेंट है वहाँ हो सकता है। एंड यहाँ पे आप अगर बोलो कि एक लैन दूसरे लैन से कनेक्टेड है, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये क्या कैसे हो सकता है कि आपका टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स इसके थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो मेन चीज़ के साथ कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन से आपका नेटवर्क, इंटरनेट सिस्टम, ये सारा आप बोल सकते हो कि वर्क सिस्टम भी वन काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जिसके थ्रू मेनी मोर वर्क्स हो सकते हैं एट ए टाइम। एंड ये कनेक्ट करता है पर्सनल कंप्यूटर्स को भी। एंड ईच कंप्यूटर को हमने क्या बोला, नोड बोला। जो सप्लाई करता है वो अलग चीज़ है, बट जो मतलब सप्लाई जो करता है वो सर्वर है, बट जो चला रहा है मतलब उसी को यूज़ करके चल रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड नोड। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स जितने भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वही सीपीयू रहेगा, खुद का ही सीपीयू रहेगा। एंड जो भी आपको डाटा एक्सेस करना है, चलाना है या फिर सेंड करना है, सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ पे। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, बड़े जगह के लिए, ठीक है, जियोग्राफिकली लार्ज एरिया। यहाँ पे क्या है, सेम चीज रहेगा, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है एंड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। ये क्या है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स भी आ सकते हैं। तो ये हो गया। अभी देखो ट्रांसमिशन जो होता है ना, आप देखे होगे कि आपके फ़ोन में जब भी नेट का स्पीड आता है वो कमता है, ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। तो ये जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं, 2 MB/s, that is Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, ऐसे ही रेट पे आपका इंटरनेट सर्विस सप्लाई होता है। अभी मेट्रोपॉलिटन में आ जाओ। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज वन ऑफ ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब यहाँ पे क्या है, मेट्रोपॉलिटन में दोनों कनेक्टेड है, LAN प्लस WAN दोनों ही जुड़ सकते हैं। एंड ये बोल सकते हो मेट्रोपॉलिटन इज ए रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क, इट सर्व्स ए रोल सिमिलर टू एन ISP। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वैसा ही काम ये भी करता है। जैसे देखो आपका इंटरनेट आ रहा है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आप बोलोगे यहाँ पे आसपास टावर है एंड उसी से आ रहा है, वैसा ही सिस्टम है।
आसपास अगर टावर हुआ तो मेनी मोर फोन्स, जो भी सिमिलर टाइप का सिम खरीदा हुआ है नेटवर्क के अकॉर्डिंग, उनका अच्छा चलता है। वैसा ही टाइप का कुछ है, ये न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क है एंड सिमिलर टू दैट ऑफ, इसका जो रोल होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेम होता है। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या है देख लो। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बाय डूइंग। अभी देखो कंप्यूटर नेटवर्क जिनके पास भी होता है, जैसे आपको अगर जरूरत पड़े कुछ टॉपिक्स तो आप खुद से पढ़ोगे, वही चीज़ है। टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्न एट इज ओन पेस। देखो, जो भी आपको सिचुएशन दिया गया, अगर आपके पास कंप्यूटर है, नेटवर्क सिस्टम्स हैं, तो आप धीरे धीरे अपने रिदम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को लेते हुए पढ़ सकते हो। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर, ये होता है इंडिविजुअलाइज प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम सेट क्या रहता है आपका कंप्यूटर में एंड उसी के अकॉर्डिंग जब आप प्ले करते हो तो इंडिविजुअली आप लर्न कर सकते हो। आपके लिए कोई भी टीचर या गाइडेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे टाइप करके प्ले करते हो या फिर रन करवाते हो तो उसका कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। टू प्रेजेंट द कंटेंट इन ए कंट्रोल मैनर इन लॉजिकल रिलेटेड स्टेप्स। देखो, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है वो लॉजिकल मैनर पे होना चाहिए, प्लस कंट्रोल्ड स्टेप्स होगा, लॉजिकल मैनर पे होगा। To study by himself and assess his own performance by comparing it with the given answer। अभी देखो कैसे आपको assess करता है ना, उसके पास ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स होते हैं एंड आप जो भी टाइप करो उसको रन करवाने के बाद एक रिजल्ट आया, तो वो दोनों को कंपेयर कर लेता है अपने ही सिस्टम के विद इन, सॉफ्टवेयर के विद इन, तो उसके थ्रू उसके पास आंसर्स आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कंक्लूजन क्यों चाहिए ना, इट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये खुद से आप चला सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो इसके बेसिस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये रैपिड लर्नर कैन कवर मटेरियल क्विकली। देखो, आप अपने रिदम के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो एक चीज़ को पढ़ने में 5 घंटा लगाएंगे, कुछ बच्चे होंगे 10 मिनट या 1 घंटे में भी पढ़ लेंगे, तो उस अकॉर्डिंग पता चलता है कि बच्चों को अगर कंप्यूटर में सारा मटेरियल दे दिया जाए, नेटवर्किंग के थ्रू सेम चीज़ दे दिया जाए, तो वो टाइम लेते हुए अपने स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे चीज़ों को, तो आप बहुत जल्दी क्विकली बहुत सारे मटेरियल्स को कवर कर सकते हो। द एनालिटिकल थिंकिंग, आप में एनालिसिस करने का थिंकिंग बढ़ेगा, सेल्फ डायरेक्शन, खुद को चलाने का, प्रमोट करने का आप में एक लेवल आएगा। समझ। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए ना, रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। दैट इज रिसोर्स क्या है, रिसोर्स मतलब जो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है, वन काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइडर बोल सकते हो, रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस को कलेक्ट करना पड़ता है एंड ये डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। दैट इज इन प्रेजेंट इन द रिटन फॉर्मेट और लिसनिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी चार्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसा प्रेजेंट है। अभी रिसोर्सेस क्या होते हैं वो लिखोगे, उसके बाद स्टार्ट करोगे कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बार बार बोल रही हूँ कि टीएलएम एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज सेम। मैं चाहती तो आपको नहीं पढ़ाती तो हो जाता, बट स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको नहीं पता रहेगा, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसा है, आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे, इसीलिए पढ़ा दे रही हूँ। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, एनसीएफ से इसके ऊपर क्या बोला गया, एक्चुअली टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोला गया है। मतलब वी वांट टू मेक आवर चाइल्ड और मेक आवर स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर। we don't put any type of burden on it और on them, so उनके ऊपर हम बर्डन नहीं डालना चाहते, ना ही स्कूल्स के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ मटेरियल हो जो कि करिकुलम के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज करिकुलम इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ थिंग। फर्स्ट वन इज द स्कॉलास्टिक, सेकंड वन इज द को स्कॉलास्टिक। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि स्कूल में क्लासरूम में क्या क्या चाहिए, कैसे एंट्री करना है, कैसे बच्चों में आप ऑब्जर्वेशन करोगे या इवैल्यूएशन करोगे, कौन सा मेथड्स यूज करोगे, ऐसा करना है, तो वो होता है स्कॉलास्टिक। जब मैं बात करूँ को स्कॉलास्टिक का, तो दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। जस्ट लाइक डांस, सिंगिंग, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर राइमिंग हो गया, या कुकिंग, स्विमिंग, दिस आर द एक्स्ट्रा थिंग्स। तो ये सारे चीज़ों को हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बताया कि टीएलएम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एंड ईजिली टू द स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स के सामने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पाता है एंड इसके यूज से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं बहुत कुछ, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखना है, इसका कंसेप्ट लिखना है, थोड़ा डेफिनेशन देना है, देन इंपॉर्टेंस देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग, मतलब इस रिसोर्सेज का क्या बेनिफिट्स हैं उसको मेंशन करना है। देन टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज द ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, देन वाज
देन सेकंड वन इज दैट इज विजुअल, मतलब आपका आ गया वीडियो वाला, विजुअल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। एंड द लास्ट वन ऑडियो विजुअल, मतलब तीनों आते हैं तोड़ तोड़ के, ए भी, ए एंड भी। इसके बाद अभी एक एनवायरनमेंट मैं दे रही हूँ, लर्नर एंड देयर एनवायरनमेंट एज अ लर्निंग सोर्स। आपको पता है आप लोग जो पढ़ाई भी करते हो, अगर लर्नर्स एक्टिव ना रहे तो आप जितना भी मटेरियल्स दे दो वो पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। प्लस आप लर्नर्स कितना भी अच्छा ले लो, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है देन वो भी पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन के लिए हमें एनवायरनमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। दैट इज एक पॉइंट बोला जाता है, सेज ऑन द स्टेज, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। तो उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बोला गया कि कैसे आपको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना ही है, इतने में आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स प्लेज ए वाइटल रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये इजी लाइन है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रिसोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद कि इन एजुकेशन द मीनिंग ऑफ रिसोर्स इज एनी डिवाइस, ऑब्जेक्ट और मशीन। अगर एजुकेशन सिस्टम में बोलो तो कुछ भी हो सकता है, कोई एक डिवाइस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसे ही आप रियल ऑब्जेक्ट और रियल थिंग्स, मॉडल, स्पेसिमेन, कुछ भी हो सकता है जो कि एज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एज ए रिसोर्सेस प्रोसेस में रिसोर्सेस जैसा काम करे। तो दीज आर मे बी इक्विपमेंट्स, दीज आर मे बी मटेरियल्स, कुछ भी हो सकता है। सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड। अभी एक्सप्लेन करने के लिए बोल दूं कि इसको समझने के लिए रिसोर्सेज का बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एट सम प्लेसेस इट इज टेकन एज सोर्स ऑफ सप्लाई एंड सपोर्ट और एड दैट कैन बी readily ड्रॉन अपॉन। मतलब ये बोल सकते हो कि रिसोर्सेज एक एड है, एड मतलब जो एडिशनली यूज करते हैं टीचर्स, मतलब जो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है या इंफॉर्मेशन देता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एट सम प्लेसेस इट इज टेकन एज ए सोर्स ऑफ सप्लाई and support or aid that can be readily drawn upon. This word is also used as to refer to a capability or determination to preserve. In the context of classroom, resources can be defined as physical demonstration aids, learners' contextual understandings, teacher subjects expertise and structured organization of material, ideas, activities. इतना ही करना है, इसके बाद वाला पैराग्राफ नहीं करना है, पहले का 2 पैराग्राफ करना है। क्या बोला गया, ये वर्ड ये समझाता है कि रिसोर्सेस मतलब होता है, रिसोर्सेस के पास बहुत सारा कैपेबिलिटीज होते हैं, डिटर्मिनेशन होता है कि बच्चों के अंदर क्या भरना है, बच्चों के माइंड में क्या भरना है, कितना चीज़ें उनको याद रहना चाहिए, प्रिजर्व करना पड़ेगा। कैसे क्लासरूम आप प्रोवाइड करोगे, कैसे क्लासरूम में इस मटेरियल को एज ए फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एड आप यूज करोगे, मतलब फिजिकली बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, एक्टिव लर्नर्स बनेंगे। एंड बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को ये समझता होगा, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होगा। मतलब देखो हर एक स्पेसिमेन को हर एक सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक हार्ट है, तो हार्ट को हम फिजिक्स में यूज नहीं कर सकते, ना ही केमिस्ट्री में, ना ही मैं अदर सब्जेक्ट्स में यूज कर सकती हूँ। तो ये मॉडल ओनली बायो में ही यूज होगा, वो भी जूलॉजी में। तो यहाँ से क्या समझ रहे हो कि हर एक एड्स हर एक चीज में यूज नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट्स में यूज नहीं होता। सिमिलर टाइप ऑफ एड्स में भी यूज हो सकते हैं, बट सेम एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट या एग्जैक्टली सेम एड हर सब्जेक्ट्स के लिए फिक्स नहीं होता। तो ये एक्सपर्टाइज्ड होना चाहिए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, आइडियाज, एक्टिविटीज, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आज के टाइम पे बोला जाए तो ये क्या है पता है, डिजिटल एंड टेक्नो सेवी, मतलब ये दोनों से बना हुआ है, डिजिटल से भी एंड टेक्नो से भी, टेक्निकल टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं यहाँ पे। आज के टाइम पे ये चल रहा है, चेंजिंग वर्ल्ड है ना, सो लर्नर्स भी बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुके हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नीड्स, इंपॉर्टेंस भी चेंज हो चुके हैं। सो अराउंड 12 to 15 ईयर्स एगो, अगर देखोगे 12 से 15 साल, मतलब हमारे बचपन में ही पहुंच जाते हैं। सो आप देखोगे कि क्या होता था ना, हमें एक जगह चुपचाप बिठा दिया जाता था, ठीक है, क्लासरूम में चुपचाप हम बैठ जाते थे एंड टीचर हमें पढ़ाते थे, टीचर वाज टीचिंग, टीचर वाज गिविंग टीचिंग, ओके। सो वो अपना टीचिंग देते रहते थे, जस्ट लाइक हमें सुनना पड़ता था। बट ये इट इज़ एन ओल्ड नोशन, मतलब पहले के टाइम पे था, अभी नहीं, बहुत ही पुराना हो चुका। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो पहले का टाइम था, स्टूडेंट एक्टिव नहीं था, पैसिव था एंड टीचर एक्टिव था। बट नाउ ए डेज students are active and teacher must be passive.
वो कैसा रोल करेगा, पैसिव नहीं, मतलब एग्जैक्टली पैसिव नहीं, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। वो आप लोगों को हेल्प करेगा कि कुछ टॉपिक्स हो, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको मैंने बेस दिया, बेस दे दिया, अबे बेस के अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स अपने भी लगाओ, बिकॉज यू आर अ टीचर, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। आप लोग टीचर बनने वाले हो, आप लोग कमिंग टाइम पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स बनेंगे। तो उसके लिए आपके पास कुछ नया आइडियाज होना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, जिसको आप सिर्फ बेस के साथ जोड़ो एंड अपना आंसर्स बनाते चलो। इतना ही चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एज ए फैसिलिटेटर फैसिलिटीज दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज दे रही हूँ कि आप वर्क करो, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सो टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा एंड लर्नर एक्टिव रोल प्ले करेगा। ये हो गया। तो यहाँ पे जो भी स्टडी हो गया वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड। जो भी लर्नर्स हैं, जितने भी नॉर्मली एडोलेसेंट ग्रुप के हैं, मतलब अभी के एज ग्रुप में जो भी एडोलेसेंट बच्चे हैं, टीन एजर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि ऑलवेज उनको किसी चीज में एंगेज किया जाए। वो एंगेज जितना रहेंगे उतना कुछ सीखेंगे। सो दैट दे आर eagerly वेटिंग टू लर्न समथिंग, मतलब वो वेट कर रहे हैं लर्न करने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए। तो इसी का ही मतलब होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्नर्स होते हैं जो eagerly वेटिंग करते हैं कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए। दे वांट टू नो हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू यूज इट, हाउ टू सिंथेसाइज इट। मतलब आपका कॉग्निटिव डोमेन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक एक क्लासेस में। उसी तरह से एनवायरनमेंट भी बनेगा। अब देखो कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया, उसी चीज को फिर से लिखा गया है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस व्हाट टीचर्स यूज टू असिस्ट द लर्नर। मतलब टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस अगर बोलते हो वो क्या है ना, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस वो होता है जो कि यूज करते हैं टीचर बच्चों को गाइड करने के लिए और असिस्ट करने के लिए। इस मटेरियल्स को हम लोग सिंपली एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे होता है ना एडिशनल बुक्स, एडिशनल नोट्स आप लोग यूज कर रहे हो, तो वैसे ही टीचर्स के लिए भी वही है। ये सारा रिसोर्सेस एड्स हैं जो कि कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करता है बच्चों में, एक्टिव लर्नर्स बच्चों को बनाता है। तो कोई एक डेफिनेशन लिख देना जो छोटा है, उसको ही यूज करते हैं कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये वाला कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज अ मटेरियल व्हिच द टीचर यूजेस टू फैसिलिटेट लर्निंग। जो टीचर यूज करता है फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स बाय हिज लर्नर। इतने सारी चीज़ों को सीखने के लिए वो हेल्प करते हैं बच्चों को कि वो कंसेप्ट को समझें, अंडरस्टैंड करें, नॉलेज को एक्वायर करें, कंसेप्ट को पूरा ही एडजस्ट कर लें उसके साथ, एंड प्रिंसिपल स्किल्स को वो जाने ताकि वो अप्लाई कर सके, यूज कर सकते हैं। ये किसने बोला, तमक लोई, ठीक है, टैमक्लोई, टैमक्लोई, ठीक है। उसको पहले बोलने के लिए टैमक्लोई बोल लो, फिर टैमक्लोई बोलो, टैमक्लोई एंड एमेडेह, एमेडेह, ठीक है, एंड एटा, आटा मत बोल देना, एटा है, ठीक है, एमेडेह एंड एटा। 2005 के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया था। और एक डेफिनेशन भी है, उसको भी जान लेते हैं, जो आपको इजी लगे वो करना। क्लाउज का टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर द टूल्स। ये सारे ना टूल्स है, जैसे घर पे आपको इलेक्ट्रिक का कोई काम करना हो तो कुछ टूल्स आपके पास रहते हैं, वैसे ही ये सारे भी टूल्स हैं जो कि एक क्लासरूम में टीचर्स यूज करता है, यूज टू हेल्प देयर लर्नर्स, लर्नर्स को हेल्प करते हैं एंड लर्नर्स क्विकली एंड थॉरोली जैसे समझ पाए। ये टीचिंग एड्स कैन बी सिंपल एज ए चॉक बोर्ड। ये देखो आपका टीचिंग एड एक चॉक बोर्ड भी हो सकता है, आप चॉक बोर्ड यूज करते हो वो भी हो सकता है। तो ये चॉक बोर्ड हो सकता है एंड कम्प्लेक्स, मतलब एज सिंपल एज चॉकबोर्ड हो सकता है, एज कम्प्लेक्स एक कंप्यूटर हो सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज सो डिफिकल्ट एंड चॉकबोर्ड इज वेरी इजी बिकॉज टीचर put some effort to write something on a chalkboard and student should be listen it carefully and note down it carefully, that's it. But in a computer some programs are already fixed by the teacher for individuals and individuals should put some effort actively so that they can run the program easily and after that they acquire their knowledge from it. So ये दोनों में differences हैं। एक में बच्चे को पूरा सर्व कर दे रहे हो, जस्ट लाइक स्पून फीडिंग करवा रहे हो, वहां से बच्चा देखता है, सीखता है, उसको नोट डाउन करता है। और एक में क्या कर रहा है, बच्चे को आप ऑलरेडी पढ़ा दिए हो, प्रोग्रामिंग दे दिए हो एंड बच्चा वहां पे सॉल्व कर रहा है, खुद से ही करके आंसर्स निकाल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे प्रोग्रामिंग लर्निंग में, या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम में, एंड चॉकबोर्ड में थोड़े से पैसिव रहेंगे। इतना समझ आया? ये सुन लो। हाँ, यस प्लीज बोलो। टीचिंग मॉडल्स टीएलएम सेम है, यस सेम है, सेम है, सेम है, ओके।
हाँ, ये पेडागोजी में ही है ना, कॉमर्स पेडागोजी में तो आपका गिवन है। टीचिंग मेथड्स होता है जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अच्छा, मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जो मटेरियल्स का यूज कर रही हूँ, दीज आर द टीएलएम। वो मटेरियल्स है, ये प्रोसेस है। मैं अभी आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, बट लेक्चर्स देने के लिए भी मैंने फोन को पकड़ा हुआ है, फोन में कुछ मटेरियल्स को मैंने प्रिपेयर किया है, तो ये मटेरियल्स मुझे असिस्ट कर रहे हैं, मुझे एक सपोर्टिव रोल प्ले करके दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं, तुम पढ़ाओ। जस्ट लाइक आप एक वे को यूज कर रहे हो, वे इज मेथड, मटेरियल इज एड्स। जितना मटेरियल्स है वो सारे एड्स है, एंड जो वे से आप पढ़ा रहे हो वो मेथड है। ठीक है, ओके। नहीं, थोड़ा सा टेंशन फ्री होके करना, बिकॉज दीज आर मटेरियल्स, ये सारे सिर्फ मटेरियल्स हैं। मेथड्स क्या होता है, प्रोसेस है ना, वो एक प्रोसेस से मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने लेक्चर दिया, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, या फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंटेशन मेथड करवाया। तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड करने के लिए मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए टीचर मैं वहाँ पे एक्टिव रहूंगी। एंड जो मटेरियल्स का मैंने यूज किया बच्चों के लिए, बच्चों को इजीली सर्व करने के लिए, वो मटेरियल्स को टीएलएम बोला गया। जिस वे से मैं पढ़ा रही हूँ वो मेथड है, जिस मटेरियल को मैंने यूज किया वो मेरा टीएलएम है, और एडिशनली आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है और इंस्ट्रक्शनल एड्स है। ठीक है, हाँ, टीएलएम एंड मॉडल सेम है। टीएलएम एंड मॉडल सेम, ओके। देन इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग, ओके। यहाँ पे इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये जो इतना कुछ गिवन है ना, इतना नहीं चाहिए, इसको क्रॉस कर देना डायरेक्टली, एंड यहाँ पे पॉइंट्स जो है इसको लिखोगे। आपको ये भी क्या करना है, मतलब पूरा भी नहीं जानोगे तो भी चलेगा, अभी सोच लो टीएलएम क्या क्या कर सकता है ना। फॉरगेटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। एक पॉइंट से स्टार्ट किया कि भूल जाना, भूल जाना याद रखने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई चीज भूलोगे नहीं तो नया चीज सीखोगे कैसे। कभी कभी क्या होता है, बहुत एक्सेसिव मेमोरी हमारे पास स्टोर हो जाते हैं, तो हमें उससे कुछ चीजों को डिलीट करना पड़ता है, राइट। आपके फोन से भी, आपके कंप्यूटर से भी, वहां जैसे हैंग ना हो जाए। सेम चीज हमारे ब्रेन में भी होता है। तो वहां पे ऐसा कुछ चीज होता है, मुझे अभी बताना। आप बोलो, आप कोई चीजों को सुन रहे हो, आपको वो चीज ज्यादा याद रहेगा, या फिर जब आप फेस टू फेस पढ़ते हो वो चीज ज्यादा याद रहता है। विच वन, विच वन इज बेटर, कौन सा आपको बेटर लगता है? फेस टू फेस। सो दैट, सोचो, फेस टू फेस हुआ मतलब सुना भी देखा भी, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑडियो विजुअल। वो कौन सा है, ऑडियो विजुअल। एंड ओनली सुना, दैट इज ऑडियो, दैट इज ऑडियो। तो ऑडियो मटेरियल इज बेटर और ऑडियो विजुअल मटेरियल इज बेटर। विच वन, अभी बोलो, फटाफट फटाफट बोलो, आगे जाएंगे। ऑडियो विजुअल बेटर होगा, या फिर ओनली ऑडियो या विजुअल बेटर होगा? दोनों जहाँ पे रहेगा, ऑडियो विजुअल। तो इसी चीज के लिए हमारा क्या आया, वी ऑल हैव टेंडेंसी टू फॉरगेट। हमारे सब, मतलब सारे लोगों के पास ना भूल जाने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। फॉर मेमोराइजिंग, कुछ नया चीज जब आता है ना आंखों के सामने, वो ज्यादा याद रहता है, जो दोनों कैरी करता हो, ऑडियो भी विजुअल भी। प्लस जो मटेरियल्स को टीचर ने पढ़ाया, बट इफेक्टिवली पढ़ाने के बाद भी हम भूल जा रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता, जिसे पिक्चराइज किया गया हो, या चार्ट में होता, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता, या स्पेसिमेन होता, कुछ होता, उसे देखते ही हमें याद आ जाता कंसेप्ट। तो इसलिए आपका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज और टीएलएम इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बच्चों को मोटिवेट करता है, उनके क्लियर करते हैं कंसेप्ट्स को। देखो, अभी मैं अगर इसको सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा दूं एंड आपको नोट्स ना दूं, तो क्या ये बेटर, बेटर होगा? मुझे बोलो, फटाफट बोलना, क्या ये बेटर रहेगा? नो। सो ये चीज ही है, देखो, मैंने पढ़ाया, ये मेथड्स हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैंने मटेरियल का यूज किया, आपको नोट्स दे दिया। सो दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो इफेक्टिवली बच्चों के माइंड में वो छप जाता है। ठीक है, इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितने भी हो आपको मोटिवेट करते रहें, डीमोटिवेट ना करिए, एंड ये लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हेन ए टीचर यूजेस दिस मटेरियल, देखो अभी आपको एज ए टीचर रिसोर्सेज को यूज करना है। सो लर्नर्स, देखो मैंने क्या बोला,
सबसे बेटर है ऑडियो विजुअल। तो बोलो यहाँ पे कितने सेंसेस का यूज हो रहा है? सेंसेस कितने यूज हो रहे हैं? सेंस सेंस देखो, विजुअल है मतलब कौन सा सेंस का यूज हुआ बताओ? आई, आंखों का, आईज का। अभी ऑडियो है, सो ईयर्स का यूज हो रहा है, ईयर्स का यूज हो रहा है, ठीक है। सो मोर देन वन सेंस जहां पे एक्टिव है जिस मटेरियल को लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल, ठीक है। मोर देन वन सेंस जहां पे एक्टिव है, ठीक है। जस्ट लाइक रिसर्च जितने भी हेल्प करते हैं ना आपको, आपका प्रॉपर मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं, या फिर आपको वेरियस सेंसेस, मतलब आप एक चीज को देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, स्कीमा बहुत स्ट्रांग बन जाता है, आपका नॉलेज जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। या फिर आप सुन रहे हो एंड कर रहे हो, तो दोनों भी, वो दोनों भी, कोई भी मोर देन वन सेंस ऑर्गन एक्टिव होना चाहिए, तब आपका स्टडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू हमारे कंटेंट क्लियर हो जाते हैं बहुत इजीली। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के थ्रू हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं लर्निंग ओरिएंटेड। इंस्टेड सॉरी, ये मटेरियल कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ इट ये इंटरेस्ट आप में बढ़ाता है, मोटिवेशन देता है, एंड मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। आपको इंटरेस्टिंग वे में ये इलास्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, देखो कोई चीज को एक्सप्लेन करता है एग्जांपल्स के साथ, कंसेप्चुअली आपको क्लियर कर रहा है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द वोकाबुलरी ऑफ द लर्नर, बच्चों की वोकाबुलरी को ये बढ़ाता है और भी आगे बढ़ाता है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आप में डलनेस को हटाता है, मतलब देखो अगर मैं क्लास में अभी मूवी के थ्रू पढ़ाऊं, तो जितने बच्चों को नींद आ रहा था वो जग जाएंगे ना? यस और नो बोलो, इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लाइव वो जग जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो यही चीज़ है, हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को या टीएलएम को या रिसोर्सेज को यूज़ करने का मतलब होता है बच्चों को एक्टिव रहना क्लास में, जैसे बच्चे सब कुछ सुने, और टाइम सेविंग करना, मनी सेविंग करना। अगर एक लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हो ना, तो आपको रिपीट करना पड़ सकता है, बट अगर मटेरियल्स को यूज़ करके पढ़ाते हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। अभी यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला कि टीचिंग रिसोर्सेज को, देखो यहाँ पे मेंशन भी क्या है, टीचिंग रिसोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं, टीचिंग एड्स भी बोल सकते हैं। सो एज पर आवर नीड्स जितने भी सेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके ईयर, आई, देन आपके जो स्किन है, और आप जो काम करते हो, यही सारी चीज़ें जो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भी वही एक्टिव करना है। सो आज के टाइम पे अगर बोलो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कितने टाइप्स का है, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, सेकंड वन इज द मॉडर्न। ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, मॉडर्न टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। अगर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को बोल रहे हो, ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एड्स, देखो ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, एंड ऑडियो विजुअल हो सकता है। ऑडियो में क्या आ रहा है, ऑडियो में आ रहा है जैसे कि ऑडियो है मतलब सेंस ऑफ हियरिंग, आप सुन के याद करोगे, सुन के। ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एज रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, ग्रामोफोन। अगर विजुअल में जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, विजुअल है देख के, चार्ट, पिक्चर्स, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट, फ्लैश कार्ड, मैप्स, चॉक बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एटसेट्रा। अगर ऑडियो विजुअल बोल दो तो टेलीविजन में आ जाएगा, पहले तो टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल सीडी एटसेट्रा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ये सुन लो। ओके, देखो लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीटेट में भी बार बार पूछे जाते हैं, एंड इसको ऐड करने से एक वन काइंड ऑफ बोल सकते हो पॉजिटिव थिंग को आपने ऐड किया। सो देखो ये एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, आई नेवर टीच माई पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। मैं कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, ठीक है, ना ही मैंने पढ़ाया, बस मैंने कंडीशंस दिया, सिचुएशंस दिया। कंडीशंस मतलब सिचुएशन, कंडीशन मतलब कोई लालच वालच नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं ये कंडीशन देता हूँ तुमको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मैं सिचुएशंस दे रही हूँ आपको, मैं फैसिलिटीज दे रही हूँ कि जिसमें आप लर्न कर सको, खुद पढ़ सको, ठीक है। आप चाहो तो बीएड का जितना भी पढ़ाई है खुद से भी कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने किया है खुद से भी कर सकते हैं, बट आप लोगों ने साइड में क्या किया, हाँ टीचर है तो गाइड ले लेते, इतना ही है। अगर टीचर नहीं रहता तो आप बाउंड होके करते, राइट। अगर कोई यूट्यूब यूट्यूब कुछ भी नहीं होता तो किताब भी पढ़ते, 10 बार पढ़ते एंड उसको करते। जैसे आप लोगों ने एमए, एमकॉम, एमएससी में क्या होगा, यही चीज क्या है, सेम थिंग है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोल दिया, आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट, मैंने सिर्फ अटेम्प्ट लिया है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर सकूं, सो दैट आप उसमें लर्न कर सको। सो एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए हमारा,
लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे इन विच लर्नर्स एंड टीचर्स आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। पता है आप लोगों को जब भी मैं पढ़ाती हूँ इससे मेरा बेनिफिट्स बहुत मिलता है। आप लोगों से मुझे जानने को मिलता है कि वेराइटीज ऑफ पर्सन्स का नीड क्या है, एंड मैं उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करती हूँ। एंड एवरी टाइम आई यूज मेनी टाइप ऑफ न्यू थिंग्स टू प्रोवाइड यू सम सिचुएशंस और प्रोवाइड सम न्यू नोट्स, और जो भी आपका नीड हो उसके अकॉर्डिंग। तो यही मेरा चीज़ है कि मैं भी यहाँ से आपसे ही लर्न कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हो। आपको जो नॉलेज नहीं है उस चीज़ का आप नॉलेज ले रहे हो, इतना ही चीज़ है। सो ये पॉइंट जो पहला था ना कि ये लर्नर सेंटर्ड से धीरे धीरे क्या हो गया पता है, ये ग्लोबली शिफ्ट हो गया। मतलब आप बोल सकते हो ये इंस्ट्रक्शन आज के टाइम पे फंडामेंटली देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड बोला गया है, बिकॉज ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है एंड टीचर्स को हेल्प करता है। तो वो मतलब टीचर खुद के प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए मटेरियल को यूज करता है, ये सोच लिया गया। बट बोला जाता है परफेक्टली अगर देखा जाए ये लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स हैं। सो एजुकेशन इन आवर मिडिल स्कूल हाई स्कूल जो रैपिडली चेंजिंग हो रहे हैं, बच्चों के नीड्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, तो उन सारे क्लासेस के लिए टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज चाहिए। उसके साथ क्लासरूम अच्छा होना चाहिए। क्लासरूम शुड बी, सो सॉरी, हाई स्कूल में हमारा एजुकेशन चल रहा है तो वहाँ पे रैपिड चेंजेस आते हैं बच्चों में। रैपिड चेंजेस इन द सेंस उनके माइंड डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, उनका नीड्स चेंज हो सकता है। वो चाहते हैं कि ऑल लर्न करें। कुछ बच्चे होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, कुछ बच्चे होंगे डम्ब होंगे, तो सारे टाइप के बच्चों को लेके हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर ओल्ड कंसेप्ट में चल जाओ कि ओल्ड जो क्लासरूम रहते थे उनका जो कंसेप्ट है, तो वो बोलते हैं कि हमारा क्लासरूम वाइट होना चाहिए, नीट होना चाहिए, सो दैट टीचर्स जो भी सामने बैठे और पढ़ाए या सामने खड़े होकर पढ़ाए, बच्चे नीट एंड क्लीन एरिया में अगर बैठेंगे अच्छे से सब कुछ कैच करेंगे, नॉलेज को अपने ब्रेन में डाल सकते हैं। बट ये नाउअडेज ये चेंज हो गया, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, टीचर ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे। सो क्लासरूम को अगर हम रिसोर्स बनाना चाहते हैं, मतलब फॉर मेकिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग, मतलब क्लासरूम को एक ऐसा जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो उससे बच्चे उसको एज ए रिसोर्स ले। स्कूल्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे सोचे यहाँ पे पहुंचने से ही मुझे नॉलेज मिले। ऐसा हम आउटसाइड को बनाएंगे अपने एनवायरनमेंट को, वहां से भी हमें कुछ नॉलेज मिले, मतलब मोर एंगेजिंग एनवायरनमेंट बनाना है। ऑटोमेटिकली बच्चे वहां पे एंजॉय करें एंड बहुत कुछ चीजें सीखते जाए। सो पहला थिंग ये है कि फीडबैक इज रिलेटेड टू रिएक्शन ऑन द लर्नर परफॉर्मेंस। फीडबैक क्या होता है ना, हम लर्नर्स के वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, क्लासेस हैं, असाइनमेंट वर्क है, जितना भी चीज है उसमें हमें फीडबैक देना चाहिए। छोटा छोटा लिखना है, कम कम लिखना है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं है, लास्ट पार्ट है। सो फीडबैक वर्ड को याद रख लो ना, फीडबैक क्या है ना, फीडबैक वन काइंड ऑफ कंक्लूजन पार्ट है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक जजमेंट प्रोवाइड करें। वन काइंड ऑफ असेसमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू उनके एक्टिविटीज के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फीडबैक हमें भी नीड होता है। सपोज वी आर नॉट गुड इन टीचिंग, सो इफ आई वांट टू चेंज माय टीचिंग प्रोसेस, देन आई आस्क यू दैट क्या आप समझ पा रहे हो? इफ यू से यस, देन आई प्रोसीड इट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नहीं इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ एंड माई टीचिंग प्रोसेस एज पर यू नीड। तो मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग डील करने के लिए मैं खुद को भी चेंज करूंगी। तो फीडबैक प्रोसेस दोनों तरफ से होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। अभी देखो आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें आपको एवरी टाइम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। ओके, गुड एक्सपीरियंस मेक्स यू बेटर। आपको गुड एक्सपीरियंस कांस्टेंट लर्निंग के लिए हेल्प करता है। देखो गुड एक्सपीरियंस वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग जैसा होता है, प्राइज जैसा होता है, ऑनर जैसा होता है। ये आपके रिस्पेक्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करता है। और आज के टाइम पे क्लासरूम्स में और क्या होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स जिसके थ्रू लर्निंग एनवायरनमेंट और भी ज्यादा पॉजिटिव और रिसोर्सफुल लगता है। एंड सबसे बड़ा चीज क्या है पता है, क्लासरूम जैसा भी हो उससे बड़ा चीज है कि क्लासरूम का वैल्यू बढ़ जाता है अगर टीचर अच्छा हो। Teacher should be perfect in their life. Teacher should be very active, punctual, or more alive in the classroom. Teacher establish a good support system with the learners. Make the best supporter for the learners. If they feel any type of uncomfortable things or uncomfortable situations में वो फंसे हुए हैं, then you make the situation very comfortable or exactly make the situation very easy so that they can overcome from this situation and get their own knowledge or experience from it. तो ये होना चाहिए। मतलब टीचर एक ओनली टीचर नहीं है, टीचर फैसिलिटेटर, गाइडर, पंक्चुअल पर्सन, बहुत कुछ है।
सो एनवायरनमेंट को और क्या करना चाहिए, लर्नर फ्रेंडली करो, टीचिंग स्टाइल को लर्नर फ्रेंडली करो, टीचर्स भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दो दो लाइन करके लिखोगे बस। टीचिंग जब भी आप दे रहे हो, एनवायरनमेंट रिसोर्सफुल होना चाहिए। एनवायरनमेंट के साथ साथ लर्नर्स के अकॉर्डिंग आपके मटेरियल सब कुछ आपके क्लासरूम में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि आपके लर्निंग गोल्स उसके थ्रू फुलफिल हो। ईच लर्नर इज डिफरेंट इन देयर ओन वे। आपको ये तो पता ही है, आप सारे अभी ना, पता है आप लोग भी डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। कुछ बच्चे होते हैं कि मैम ओनली पढ़ा दे हम लोग समझ जाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं कि मैम और थोड़ा डिटेल बता दो ताकि हम लोग उसको इम्प्रूव कर सके, एग्जाम्पल्स दे सके जो हमें आइडियाज चाहिए। तो इसीलिए आपके जो मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिस वे से आप पढ़ाते हो वो डिफरेंट प्रोसेस होता है, इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन, जेस्चर में चेंजेस, सब कुछ करना पड़ता है। देयरफॉर आप ऑलवेज ट्राई करोगे अपना बेस्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बच्चों को। एंड एक प्रोवर्ब बोला गया, ड्यूरिंग द क्लास व्हेन ए टीचर स्टैंड्स हिज लर्नर सीट। देखो आप जब खड़े होते हो क्लासरूम में एज ए टीचर, आपके बच्चे जितने भी लर्नर्स हैं वो बैठते हैं। एंड जब आप खड़े मतलब बैठते हो, आपके जो लर्नर्स हैं लाई डाउन करते हैं। एंड व्हेन ए टीचर लाई डाउन हिज लर्नर आर जस्ट लाइक इनएक्टिव बीइंग्स। क्या बोला गया, मैं अगर एक्टिव हूँ क्लास में, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग सिट डाउन करके सुन रहे हो, बट जब मैं बैठी हुई हूँ आप लोग तब सो जाओगे या फिर छोड़ ही दोगे चीज को। एंड अगर मैं सो गई देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लर्नर्स जितने भी हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। आप लोग क्लास में बस बक बक करोगे या फिर बातें ही करोगे, गेम्स खेलोगे, बट आप लोगों का स्टडी या सीखने का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगा। सो लर्निंग एनवायरनमेंट को रिसोर्सफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैशन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एंड पर्सनल एक एक्सपीरियंस चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए। अच्छा, प्रोवाइड सिचुएशन, हमें लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सिचुएशंस भी बनाने पड़ेंगे, एक्सेप्टेबल चैलेंजिंग सिचुएशंस बच्चों के लिए बनाने पड़ेंगे, जो कि बच्चों को मोटिवेटेड करते रहे, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर फीलिंग देते रहे। गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते रहो। बच्चों को ये समझाओ कि आप बड़े होंगे तो आपको गुड जॉब्स मिलेगा। बच्चों के माइंड में आना चाहिए कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे जितना एक्सपीरियंस लोगे उतना बेटर पोजीशन में जाओगे। हो गया। एंड बच्चों को एक एक पॉइंट और देती हूँ, बहुत ज्यादा पॉइंट दे दिए यहाँ पे, देखो डू इट योर सेल्फ, बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, पीयर इंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज, डू इट योर सेल्फ, डिबेट डिस्कशन, ये सारा भी यूज करें। मतलब लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट भी। टेम्परेचर ऑफ क्लासरूम ऑल्सो प्लेज अ वेरी की रोल इन मेकिंग क्लासरूम एनवायरमेंट लर्नर फ्रेंडली। देखो आप अगर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा बाहर बारिश हो रहा है तो क्लासरूम में बच्चे आधा नहीं आएंगे, छुट्टी में रहेंगे, तो एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर को। अगर ठंडा का मौसम है तो आधा बच्चे लिखेंगे नहीं, होम टास्क नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्लासेस ऑफ हो जाएंगे। तो ये सारा ध्यान में देना पड़ता है। सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान में रखना पड़ता है। जो स्टडी एरिया है वो काम एंड क्वाइट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, ऑक्सीजन आता जाए। लास्टली टीचर शुड गिव ब्रेक टू लर्नर्स ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल, कुछ कुछ टाइम के इंटरवल में रेगुलर ब्रेक देना चाहिए ताकि बच्चे आराम से कामली कूल होके पढ़ सके। इतना क्लियर है?